प्रश्न है एक छात्रा का कि सर अपने देश के लोग भी क्या दूसरे देश में माओवाद और आतंकवाद फैलाते हैं? देखिए इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। इसका उत्तर ना ही है। अब क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते हैं वो बहुत ही सीक्रेट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रॉ का कोई एजेंट है वो अपनी पत्नी के साथ भी या अपने पति के साथ भी ऑपरेशंस के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। वो हमेशा उनके दिल में रहते हैं अंत समय तक। तो इस बारे में कोई भी देश, चाहे कोई भी आ गया, वो सीधा तौर पे ये नहीं कहेगा कि हम ऐसा करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड है, ठीक है, जो खुफिया एजेंसियों की दुनिया है, उसमें इस प्रकार के कृत्य जो है करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा ये ऐसा मानना है सैद्धांतिक तौर पे कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका पर्पस एक ही है, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, ताकि हमें आंतरिक रूप से कोई सुरक्षा का खतरा पैदा ना हो। और ऐसे जो लोग हैं, ये देखिए समय-समय पर निर्भर करता है, सरकार-सरकार पे निर्भर करता है। जो नेतृत्व में लोग बैठे हैं, उनके विचारों पे निर्भर करता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी कितनी रीच होगी, जो दुश्मन देश हैं उनमें। और जिन लोगों ने हमारे नागरिकों को मारा, चाहे वो आतंकवादी हमला करके या बॉम्ब ब्लास्ट करके या जैसे भी, तो उनको आप, वो तो दूसरे देश में चले गए या दूसरे देश में रहते हैं, ठीक है, उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप उनको कैसे अदालत में प्रोसिक्यूट करेंगे? प्रोसिक्यूट करके जेल में कैसे डालेंगे? तो उनको जो है सज़ा देने का तरीका इस तरीके का ही फिर अपनाना पड़ता है, ठीक है? एक प्रश्न है छात्र का कि क्या रिटायरमेंट के बाद रॉ ऑफिसर अपना वर्क एक्सपीरियंस रिवील कर सकते हैं? वो किताबें लिख सकते हैं, लेकिन उस किताब को, उसका प्रोटोटाइप पहले सरकार पढ़ती है और उसमें कोई ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि अ, राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचे या जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचे, प्रजाहित को नुकसान पहुंचे, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय हितों के प्रकार हैं। इसका वर्गीकरण जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि इस सिलेबस में जो टॉपिक रखे गए हैं, वो क्यों रखे गए हैं। तो इस वर्गीकरण से आप समझ पाएँगे कि किसी भी राष्ट्र को जो खतरे होते हैं, वो किस-किस प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए, ये जो अस्तित्व संबंधी हित है, इसको सर्वाइवल इंटरेस्ट बोला जाता है किसी भी राज्य का। सुरक्षा किसकी की जाती है? हितों की। हितों में क्या-क्या आता है? हितों में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि टेरिटरी, जैसे कि बॉर्डर, जैसे कि प्रजा, जो नागरिक हैं वो, उनकी सुरक्षा सुरक्षा की जाती है जो कोई भी चीज़ मूल्यवान है, जिसको हम मूल्य देते हैं। ठीक है? तो उन हितों के, उन इंटरेस्ट के क्या-क्या प्रकार, उन इंटरेस्टों को ही तो बचाया जाता है। अन्यथा आप आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन क्यों करेंगे? आप बाह्य सुरक्षा का प्रबंधन क्यों करेंगे? निश्चित तौर पे आप कुछ मूल्यवान बचाना चाहते हैं, इसलिए करेंगे। तो वो जो मूल्यवान हित हैं, वो क्या हैं? तो उसका जो वर्गीकरण है, वो ये है। अस्तित्व संबंधी हित क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा आपको समझने में दिक्कत होगी। बाद में आप इस टेबल को देखेंगे, समझ में नहीं आएगा आपको। अस्तित्व संबंधी हित, इसको सर्वाइवल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। ये वो हित हैं जो किसी राज्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहने का मतलब, अगर इन हितों की रक्षा कोई राज्य ना कर पाए, तो राज्य ही टिक नहीं पाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्या आप बता सकते हैं? सामान्य बुद्धि लगा के क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बहुत अच्छे।
सीमा संबंधित सुरक्षा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्षेत्रीय अखंडता, बहुत बढ़िया, ये इसके उदाहरण हैं, बिल्कुल। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, या सीमा सुरक्षा, ये अस्तित्व संबंधी हित हैं। ये अल्पकालिक अवधि की प्रकृति के होते हैं या तात्कालिक प्रकृति के होते हैं। मतलब क्या है कि एक छात्रा का प्रश्न है कि क्या भ्रष्टाचार हो सकता है सर? देखिए, भ्रष्टाचार का संबंध आंतरिक सुरक्षा से क्या है, यह आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है? इस तरीके से निश्चित तौर पे हो सकता है। अगर जरा कल्पना कीजिए कि किसी सुरक्षा एजेंसी का कोई सिपाही रिश्वत लेकर आतंकवादियों को बॉर्डर से अंदर घुसा देता है। आपको ये जो उदाहरण दे रहा हूं, ये वास्तविक उदाहरण है। इसको आप ये मत सोचिएगा कि कोई काल्पनिक उदाहरण है। ऐसे भी केसेस पाए गए हैं जिनमें सिपाही को ये कर्तव्य दिया गया है कि सीमा की सुरक्षा करे, लेकिन उस कर्तव्य का निर्वहन करने की बजाय वह उस कर्तव्य का हनन कर देता है, क्योंकि अंततः है तो वो मनुष्य ही, और मनुष्य की प्रकृति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से ऊपर नहीं उठ पाती। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं समाज में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो इन चीजों से ऊपर उठ पाते हैं, अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काबू पा पाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो लालच के चक्कर में राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाते हैं या प्रजा हित को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है? तो ऐसे भी केसेस पाए गए हैं कि पैसा लेके जो है स्मगलर्स को घुसा रहे हैं या इन्फिल्ट्रेटर्स को घुसा रहे हैं। ठीक है? तो अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार है तो निश्चित तौर पे सीधा खतरा है, तात्कालिक खतरा है। बात समझ में आए? तो देखिए, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को अगर खतरा होगा तो वो तात्कालिक खतरा माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण खतरा माना जाता है, और उसके उस खतरे से निपटने के लिए राज्य तुरंत पूरी शक्ति के साथ, जितनी शक्ति की आवश्यकता है उस खतरे से निपटने के लिए, पूरी शक्ति के साथ उसका विरोध करता है। ये बात समझ में आई? उसका समाधान करने की कोशिश करता है। जैसे अगर हमारे देश पर कोई बाहर से अटैक होगा, या अंदर से कोई विद्रोह होगा, या अंदर से कोई किसी क्षेत्र को अलग करने की कोशिश करेगा, देश का विघटन करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे खतरे से निपटने के लिए राज्य पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, और तुरंत करेगा। उसमें कोई इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि यह तात्कालिक प्रकृति का हित होता है और यह सीधा अस्तित्व से संबंधित हित होता है। ये समझ में आया आपको? हाँ, बिल्कुल। आप जो अनंतनाग का मामला बता रहे हैं, उसका आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है? आपको ये अस्तित्व संबंधी हित समझ में आया, और आपको ये समझ में आया कि अगर इस पर आंच आती है तो राज्य जो है वो पूरी शक्ति के साथ इससे निपटने की कोशिश करता है। इसलिए आप पाएंगे कि जहां जहां भी विद्रोह होता है, जहां जहां भी देश को बांटने की कोशिश की जाती है, जहां जहां भी किसी राज्य को अलग करके एक संप्रभु राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाती है, जो भी संगठन ऐसा करता है, उस संगठन के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाती है। उसमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, कमांडो फोर्स, सारे के सारे मिलकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। ओएसआईआर क्या है? एक छात्रा का प्रश्न है, ओएसआईआर रिपीट कर दीजिए। ओएसआईआर तो हमने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं।
हाँ, बिल्कुल। सन 1999 का जो कारगिल का मामला है, उसको आप बिल्कुल अस्तित्व संबंधी हित में रख सकते हैं। ऐसे ही डोलम पठार को लेकर जो हालाँकि मामला तो भूटान और चीन के बीच का है, लेकिन वहाँ भी हमारे अस्तित्व संबंधी हित जुड़े हुए थे। इसलिए आपको पता है कि भारत ने अपनी मिलिट्री तैयार कर ली थी और चीन को पीछे हटने के लिए बोला गया था, अन्यथा लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। हाँ, एक बार और समझा दीजिए, ठीक है। हाँ, मैं अस्तित्व संबंधी हित रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ये वर्गीकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं, प्रश्न खड़ा होता है किस चीज़ की सुरक्षा करें? ये प्रश्न खड़ा होगा ना? भई विषय का टाइटल ही है आंतरिक सुरक्षा, ठीक है? एक छात्रा लिख रहे हैं सर ब्रेक नहीं मिलेगा। ब्रेक दे दिया है हमने, और कितने ब्रेक चाहिए आपको? इतने ब्रेक मत लीजिए कि ज़िंदगी ही ब्रेक हो जाए, है कि नहीं? लक्ष्य को हासिल करना है तो ब्रेक कम लीजिए और काम ज़्यादा कीजिए। और वैसे भी एक ब्रेक बीच में दे दिया उतना सफिशिएंट है। देखिए, अस्तित्व संबंधी हित मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रश्न ये खड़ा होता है हम ये वर्गीकरण क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, आपको संदर्भ अगर पता होगा ना तो आपको कोई भी टॉपिक बहुत आसानी से समझ आता है। भई हम क्यों पढ़ें कि राष्ट्रीय हितों के क्या प्रकार हैं? ये वर्गीकरण क्यों किया गया है? ये इसलिए पढ़ें ताकि जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो प्रश्न खड़ा होता है सुरक्षा किस चीज़ की करनी है? तो सुरक्षा करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कायदे से देखा जाए तो हमें अपनी इकोनॉमी की भी सुरक्षा करनी चाहिए। बात समझ में आई? कायदे से देखा जाए तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए और उसको भी तो फूड सिक्योरिटी बोला गया। कायदे से देखा जाए तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके भविष्य की रक्षा करना भी हमारा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो उन हितों को जिसकी रक्षा हमें करनी है उसका वर्गीकरण हम देख रहे हैं। ये क्यों देख रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इतना बता दूं कि आपके सिलेबस में ये जो वर्ग है ना, ये महत्वपूर्ण वर्ग है। ये जो वर्ग हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता कभी। अगर पूछा भी जाएगा तो उसकी थोड़ी चर्चा मैं कर भी रहा हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। आपको ये आइडिया होना चाहिए अपने दिमाग में कि भाई ये वर्ग क्या है, ये क्या कहते हैं। लेकिन मैंने जब मैं देखता हूं पिछले 10 वर्ष के प्रश्न पत्र उठा के तो मैं देखता हूं कि इससे कोई विरला ही कोई प्रश्न आता है, संभावना भी बड़ी कम है। तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो किस पर टिका हुआ है? ये जो पहला है ना अस्तित्व संबंधी हित, इस पर टिका हुआ है। तो जैसे हम कश्मीर आतंकवाद पढ़ेंगे तो अस्तित्व संबंधी हित है। कश्मीर आतंकवाद सीधा जो है प्रभाव डालता है हमारे अस्तित्व संबंधी हित पे। ऐसे ही जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, उत्तर पूर्व राज्यों में जो उग्रवाद है, वो हमारे अस्तित्व संबंधी हितों पे सीधा चोट करता है। माओवाद या नक्सलवाद, वो हमारे अस्तित्व संबंधी हितों पे, क्योंकि वो भाई क्या बोल रहे हैं कि माओवाद कहता क्या है कि ये जो व्यवस्था है इसको ही उखाड़ फेंकना है। ये जो राज्य व्यवस्था है इसको ही उखाड़ फेंकना है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये राज्य ही कारण है जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब रखता है, स्टेटस को मेंटेन करता है, जो स्थिति जैसी है ज्यों की त्यों बनाए रखता है, उसको बदलने नहीं देता। तो ये क्या करें? तो इसी राज्य को उखाड़ फेंको। कौन सा राज्य? एक ऐसा राज्य जो संविधान पे टिका है, एक ऐसा राज्य जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो चुने हुए लोग थे वो मिलके चर्चा करके डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया, उसके बाद ये पूरी व्यवस्था रची। ऐसी सरकार जो चुनी जाती है लोगों द्वारा, जब इनसे पूछा जाता है कि आप ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे उसके बाद क्या लाएंगे, तो देखिए चर्चा करने को तो घंटों चर्चा इस चीज की हो सकती है कि
प्रजातंत्र अच्छा है, लोकतंत्र अच्छा है कि कम्युनिस्ट व्यवस्था अच्छी है या कैपिटलिस्ट व्यवस्था अच्छी है, ठीक है? तो इस पे आप चर्चा करते रह सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि लोकतंत्र में कोई खामी नहीं। लेकिन निश्चित तौर पे जब सामान्य बुद्धि लगा के सोचते हैं कि भई इन सब में सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन-सी है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं बेहतर दिखती है। कहीं पर भई मोनार्की है, कहीं पे ऑटोक्रेसी है, कई तरह की व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन उन सब में कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति जब तुलनात्मक अध्ययन करता है, तो उसमें जो ये व्यवस्था हमने बनाई, ये व्यवस्था सबसे बेहतर दिखती है, भले ही ये आइडियल ना हो, भले ही उसमें खामियाँ हों। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है? तो ऐसी व्यवस्था को आप उखाड़ने की कैसे बात कर सकते हैं? तो सीधी चोट किस पे है? संप्रभुता, सॉवरेनिटी, सॉवरेन इंडिपेंडेंस। यहां पर पूछा जाता है कि भाई अल्टीमेट सॉवरेन कौन है? भाई अल्टीमेटली तो सॉवरेन वी द हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है कि नहीं? लेकिन हम इतने सारे हैं कि उस सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। 140 करोड़ की जनता है, तो हमने एक तरीका निकाला हुआ है कि भाई हम वोट देंगे, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, वो कानून बनाएंगे, उस कानून को लागू करने के लिए जो है सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है कि नहीं? ये बात समझ में आई आपको? तो बात वैधता की जब आती है, लेजिटिमेसी की आती है, तो ये व्यवस्था जो हमने रची हुई है, ये व्यवस्था वैध है। इसको कोई उखाड़ने की बात करेगा तो वो हमारे अस्तित्व संबंधी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तो आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से सुरक्षा बल माओवादियों और नक्सलवादियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो राज्य जो है ऐसी किसी भी चीज से जो इसके अस्तित्व संबंधी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके विरुद्ध पूरी शक्ति के साथ लड़ता है। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? ऐसे ही बॉर्डर सिक्योरिटी आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी में कोस्टल बॉर्डर आ गया, आपका लैंड बॉर्डर आ गया। उनका भी अगर हनन होगा तो निश्चित तौर पे अस्तित्व संबंधी हित प्रभावित होते हैं, इसीलिए वो आपके सिलेबस में है। क्लियर हुआ? और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब बाकी के वर्गीकरण के बारे में आप जानेंगे। जैसे गंभीर हित क्या होते हैं? गंभीर हित, क्रिटिकल इंटरेस्ट, इनको बोला जाता है क्रिटिकल इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि ये जो क्रिटिकल इंटरेस्ट है, गंभीर हित है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये अस्तित्व संबंधी हित से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या आएगा? तो देखिए, जैसे इसमें आता है आर्थिक स्थिरता। अब मैं आपसे पूछूं कि जरा कल्पना कीजिए कि देश में आर्थिक स्थिरता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम आप भोगेंगे? बता सकते हैं? या बात की जाए राजनीतिक स्थिरता की? बता सकते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाएगी, ये होगी, भुखमरी होगी, ठीक है। जॉब नहीं होंगे। अच्छा, युवाओं के पास जॉब नहीं होंगे तो फिर वो क्या करेंगे? बहुत अच्छा, जैसे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है या श्रीलंका की आर्थिक स्थिति है। हाँ, जॉब नहीं होंगे तो बेरोजगार होंगे। तो उनकी संभावना गलत कृत्यों को आपराधिक कृत्यों में संलिप्त होने की ज्यादा है कि कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो देश में स्थिरता रहेगी या अस्थिरता आ जाएगी? अब आपको
जब हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की बात करेंगे तो देखिए उसके कई कारण हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि वहां का युवा पढ़ा लिखा है, महत्वाकांक्षी है, पढ़ लिखता लिख जाता आदमी, डिग्रियां आ जाती हैं उसके पास, तो उसको ये लगता है कि मेरे पास अच्छा जॉब होना चाहिए, कम से कम इतना तो जॉब हो, मैं एक गाड़ी चला सकूं, मैं एक अच्छा घर ले सकूं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकूं, है कि नहीं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, समाज में मेरी कुछ प्रतिष्ठा हो। तो व्यक्ति जब डिग्रियां लेता है, पढ़ता है, लिखता है, तो वो महत्वाकांक्षी हो ही जाता है कि नहीं। तो वहां पर युवा पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन वहां पर आर्थिक स्थिरता नहीं है। वहां पर चाहे आप वो टेरेन की वजह से लगाएं या जो भी है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है, उसके कई कारण हैं, वो हम देखेंगे। असुरक्षा की भावना भी एक कारण है कि जिसकी वजह से कोई भी वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं आती, जिसकी वजह से जॉब नहीं है, कई कारण हैं। वो कारणों को हम समझने की कोशिश करेंगे जब हम अ, उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद की बात करेंगे। लेकिन किसी भी कारण से अगर बेरोजगारी है, तो ऐसा देखा गया है कि बेरोजगार जो युवा है, उसकी संभावना ज्यादा रहती है इन उग्रवादी संगठनों को ज्वाइन करने की। उनको फिर शॉर्टकट मिल जाता है कि और नहीं तो ये ड्रग्स की स्मगलिंग कर लो। ठीक है। अभी हाल ही में मणिपुर में आप जानते हैं बड़ी समस्या, स्थिति काफी खराब है। उसमें अफीम की खेती भी एक कारण है। अब बेरोजगार होगे तो अफीम की खेती भी करोगे, उसका स्मगलिंग भी करोगे, सरकार उस पर बाधा भी लगाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अफीम जो है उसका टू एंड फ्रो फ्लो एकदम फ्री है, इसलिए कहा जाता है कि भाई अफीम से ही फिर वो हथियार भी खरीदते हैं, अफीम को बेच के। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जब भी आर्थिक अस्थिरता आती है या राजनीतिक अस्थिरता आती है, क्या वो सीधा सीधा आंतरिक सुरक्षा को खतरा है? उत्तर है नहीं, सीधा खतरा नहीं है। अच्छा, क्या तुरंत खतरा है? नहीं, तुरंत भी खतरा नहीं है। आप अगर अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको शायद 6 महीने या 1 साल में नहीं दिखाई देगा, जैसे कि आतंकवाद का या उग्रवाद का देखने को मिलता है तुरंत। लेकिन अगर कई साल तक आप अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से उसका प्रबंधन नहीं कर पाए, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम मध्यावधि में अस्थिरता होगा। वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। तुरंत तो नहीं बनेगा, लेकिन मध्य अवधि में निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि अगर ये शॉर्ट टर्म में होता है, तो ये मीडियम टर्म में 4 साल में, 5 साल में वो आंतरिक सुरक्षा का अस्तित्व संबंधी खतरा बन जाता है। जैसे श्रीलंका में आप देखिए, श्रीलंका में जो स्थिति हुई या पाकिस्तान में जो स्थिति हुई अर्थव्यवस्था को लेकर, वो कोई 1 साल में थोड़ी ना हुई है, या 2 साल में थोड़ी ना हुई है। ये तो कई वर्षों की जो इररेस्पॉन्सिबिलिटी है, गैर जिम्मेदार जो कृत्य है, एक दिन या 1 साल के नहीं, कई सालों से जो जुड़ते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पंजाब में, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, देखिए बेटा, पंजाब का तो खैर, पंजाब में भी समस्या ड्रग को लेकर काफी है, लेकिन सिर्फ पंजाब को ही क्यों बदनाम करें हम। स्थिति तो लगभग लगभग पूरे भारत में एक जैसी है। ठीक है, मैं तो इसका न्यूज में पढ़ता हूं, तो न्यूज में आता रहता है कि भाई आ, जो ड्रग पकड़े गए हैं, तो पंजाब में भी पकड़े जाते हैं, तमिलनाडु में भी पकड़े जाते हैं, केरल में भी पकड़े जाते हैं। ठीक है ना। जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करूंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेटवर्क है, खासकर जो ड्रग कार्टल है, ड्रग कार्टल तो लैटिन अमेरिका के ड्रग कार्टल भी भारत में ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना। आप अपना प्रश्न पूछिए, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, मैं उसका समाधान करूंगा।
मैं छात्रा का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपने जो है ये बोला है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप प्रश्न कीजिए, क्या समझ नहीं आया है? अच्छा, बाकी छात्रों को समझ में आ रहा है, जो अभी तक पढ़ाया है? अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है। हाँ, लगभग सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है ये। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को सिम्प्लीफ़ाई करके आपको बताऊँ, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट आता है, तो उस प्रश्न को आप तुरंत बोलें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप एक बार दोबारा बता दें। हाँ, लगभग सभी छात्रों का ये कहना है कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छी बात है ये। छात्रा का प्रश्न है कि आप पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए, हम पूरे भारत से बिलॉन्ग करते हैं। हम किसी क्षेत्रवाद में नहीं मानते, हम किसी जाति में नहीं मानते और हमारे पिताजी एयरफ़ोर्स में थे और हम कई जगह पिताजी पोस्टेड रहे, तो हर जगह रह के आए हैं। हमारी शिक्षा भी जो है वो कई जगह हुई है। गुजरात में भी रहे हैं, तमिलनाडु में भी रहे हैं, गुवाहाटी असम में भी रहे हैं, राजस्थान में भी रहे हैं। तो अब आपको हम कहाँ का बताएँ कि हम कहाँ के हैं? हाँ, रुचि, आप अपना प्रश्न पूछिए। क्या समझ में नहीं आया आपको? राजस्थान में हम जैसलमेर में रहे हैं। हमारा जन्म पंजाब का है, घर हमारा दिल्ली में है। अच्छी बात है। तो देखिए, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। अच्छी बात है, हमारे में विविधता है, हम कोई राजस्थानी है, कोई कन्नडिगा है, कोई तमिलियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है। लेकिन इनसे सर्वोपरि एक भाव है, वो भाव ये है कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है? बताइए आप, अ, एक छात्रा ने लिखा है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको ये उदाहरण से समझ में आया है कि ये गंभीर हित कौन से हैं? अगर इन गंभीर हितों का सरकार ध्यान न रखे, इन गंभीर हितों का ठीक से प्रबंधन ना किया जाए, तो मध्य अवधि में, मीडियम टर्म में 3-4 साल, 5 साल में वो आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन जाती हैं। तुरंत नहीं बनेंगी, लेकिन जैसे कि अर्थव्यवस्था को अगर ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, तो सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के लिए ही नहीं, बाह्य सुरक्षा से भी खतरा पैदा हो जाता है। अगर आप अपनी इकोनॉमी को ठीक से इसका प्रबंधन नहीं करेंगे, तो आप कमज़ोर पड़ जाएँगे और कमज़ोर जैसे ही पड़ेंगे, तो आप पर जो बाहरी शक्तियाँ हैं, वो आप पर बाह्य हमला भी करेंगी और आपकी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करेंगी। बात समझ में आई? ठीक है? अब देखिए, ये महत्वपूर्ण या संवेदनशील हित क्या होते हैं? ये दीर्घकालिक प्रकृति के होते हैं, लॉन्ग टर्म। इसका एक उदाहरण है पर्यावरणीय बदलाव। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि
अगर हम पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, उनके हिसाब से अडैप्ट नहीं करेंगे, अपनी नीतियाँ नहीं बनाएँगे, तो आपको लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है आने वाले 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में? जैसे ऐसा कहा जाता है कि पर्यावरण में बदलाव के कारण हमारी जो फसलें हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि सरकार पर्यावरण के बदलाव को लेके कोई नीति नहीं अपनाती। तो आज से 30-40 साल बाद आज हम जो स्वयं पे निर्भर हैं, 30-40 साल बाद स्वयं पे निर्भर ना रह के हम हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप बता सकते हैं इसका क्या परिणाम होगा? फूड क्राइसिस होगा, वेरी गुड। और मैं कहता हूँ कि क्या आपने कभी फूड रायट्स के बारे में सुना है? फूड रायट्स जो अफ्रीका में हुए। हाँ, बहुत अच्छे। तो ऐसी स्थिति में अराजकता फैलेगी या स्थिरता रहेगी? तो आपको मैं एक बात बता दूं कि माओवाद और नक्सलवाद का एक कारण यह भी है कि हमारे समाज में गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषणता है। बात समझ में आई? लेकिन ये तुरंत नहीं होगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि देखिए भारत सरकार जो है वो पर्यावरणीय बदलाव को लेके भी उन्होंने लेबोरेटरीज बनाई। वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने रिसर्च सेंटर खोले। नॉर्थ पोल पे जो बर्फ पिघल रही है उसका ओशियन करंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा और उससे मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अध्ययन चल रहा है। समझ में आया? एक छात्र का प्रश्न है माओवाद नक्सलवाद क्या होता है? ये मैं आपको जब माओवाद और नक्सलवाद के विषय पे आएंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम, तो उस समय और विस्तार से समझाऊंगा, चिंता ना करें। हीरे का एक शिकायत है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। आपका क्वेश्चन कहाँ है? आपका प्रश्न ही नहीं मिला मुझे। आप अपना प्रश्न बताइए। देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं कि मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी है कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देना चाहता। ठीक है ना? सारे छात्र मेरे लिए बराबर हैं। मैं सभी छात्रों से प्रेम करता हूँ। उनके हितों के लिए हमेशा प्रयासरत हूँ। ये तो आपका प्रश्न जो है वो मुझे दिखाई नहीं देता होगा। हाँ, आपका प्रश्न है कि इस सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाएँ? चलिए, बाकियों को भी इसका लाभ मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नोट्स बनाने का तरीका क्या है? ध्यान से सुनिए। आप ध्यान लगाकर लेक्चर को सुनें। सुनते वक्त जो भी पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे, उसको नोट डाउन कर लें। ये जो मैं लिख रहा हूं, इसकी स्लाइड आपको प्राप्त करवा दी जाएगी। ये जो पीपीटी है, ये आपको प्राप्त हो जाएगी इंस्टीट्यूशन से। लेकिन ऐसा बहुत कुछ होगा जो मैं बोल रहा हूं, जो शायद इसमें ना हो। और देखिए मैं कोई सोच के तो आता नहीं हूं कि आज क्या बोलूंगा। ठीक है ना? अब पिछले 10-12 साल से कोई विषय पढ़ा रहा हूं तो सारी चीजें दिमाग में है। बहुत सारी चीजें एक्सटेम्पोर आती हैं। ठीक है? अलग-अलग बैच में अलग-अलग जानकारी जा सकती है। तो उन जानकारी जो आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण है, यह उदाहरण महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लिख लीजिए। बात समझ में आई? ठीक है? ये समझ में आया नोट्स कैसे बनाने हैं? और अच्छा छात्र वह होता है जो हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करते हुए चलता है। वो सुनता भी है, उसका ध्यान केंद्रित भी है, चीजों को सुन भी रहा है। मैं बहुत तेजी से भी नहीं जा रहा हूं। चर्चा जो है वो धीरे-धीरे ही चल रही है। आप आसानी से महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर सकते हो और जो अति महत्वपूर्ण है, उनको मैं लिख ही रहा हूं। बात समझ में आई?
क्लियर हुआ आपके प्रश्न का उत्तर? और एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि भाई इसमें कुछ ऐसे छात्र हों जो अभी अभी तैयारी शुरू की हो। देखिए, ये यूपीएससी का एग्जाम है, ये कोई ट्यूशन सेंटर में टेस्ट नहीं हो रहा, या कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल का एग्जाम महत्वपूर्ण नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन उन एग्जाम में और इस एग्जाम में फर्क क्या होता है कि जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको कुछ ट्रेनिंग देकर और सीधा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, या एसडीएम बना दिया जाता है, या डीवाईएसपी बना दिया जाता है, या आपको डिप्टी कलेक्टर के पोजीशन पे सीधा बिठा दिया जाता है। आप क्या उम्मीद करते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कुर्सी पे बैठेगा वो व्यक्ति परिपक्व होना चाहिए या इमेच्योर होना चाहिए, अपरिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए कि इमेच्योर होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, या हर चीज दूसरे पे डाल दे कि ये देगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा? कैसा व्यक्ति आप चाहेंगे? यस, मैच्योर व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना जाने। और ऐसा ही छात्र इस परीक्षा में पास हो सकता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है। तो नोट्स बनाने की जिम्मेदारी उठाइए, जो चीज बोली जा रही है, क्योंकि चीजें तेजी से चलती हैं, बहुत सारे विषय कवर करने होते हैं,